हेलो एवरीवन। आज हम मैथमेटिकल फिज़िक्स का टॉपिक डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे और डेल ऑपरेटर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो मैं आज इंट्रोड्यूस करूँगी। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम आज तक जो डेल है वो ऐसे लिखते हैं, बट अब हम ऐसे लिखा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रेडियंट। अब एक सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ T, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। जब भी हम ये कहते हैं ना कि कोई भी एक फंक्शन है जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू इंक्रीज करेंगे या जेड की वैल्यू चेंज करेंगे, हमारा जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। मीन्स इस पॉइंट पे टी में भी T1 हुआ, इस पॉइंट पे T2, इस पॉइंट पे मतलब जैसे जैसे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है, अगर वो डिपेंड कर रहा है किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, कोऑर्डिनेट पे, जैसे यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को फंक्शन बनाया है एक्स वाई जेड का, तो इसका मतलब जैसे जैसे एक्स वाई जेड वेरी करेगा वैसे वैसे हमारा जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो चेंज होगा। ठीक है, तो मैंने एक टेम्परेचर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि हम टेम्परेचर कंसीडर कर रहे हैं अभी, तो क्या होगा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो किसी भी पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू देगा। मीन्स इस पॉइंट पे कुछ और देगा, 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 क्योंकि मैंने ये दिखाया कि टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है हमारे वैल्यू पे ना। हमेशा हम लोगों ने ये, हमें पता है, इवन आप लोग 9th क्लास से डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते आ रहे हो, तो हमें पता है कि कोई भी एक डेरिवेटिव जो है वो हमें ये बताएगा कि रेट ऑफ चेंज, बेसिकली अगर हम किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमें रेट ऑफ चेंज बताता है। तो अगर मैं टेम्परेचर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी जो हमारा डेरिवेटिव है, अगर हम टेम्परेचर का डेरिवेटिव लेते हैं कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, तो वो हमें क्या बताएगा कि फंक्शन जो है, जो टेम्परेचर, जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो फिजिकल फंक्शन है, वो कैसे वेरी कर रहा है और कितना फास्ट वेरी कर रहा है। तो हमने एक पार्शियल डेरिवेटिव्स आप लोगों ने पढ़ा है। पार्शियल डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला है जो मैं अभी लिखने वाली हूँ, एक थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। वो क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि अगर मैं टेम्परेचर का डेरिवेटिव लेती हूँ, चूँकि मैंने टेम्परेचर कंसीडर किया है तो हम टेम्परेचर का ही लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई डेल एक्स प्लस डेल्टा टी बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल्टा टी बाई डेल जेड डी जेड। ये हमें ये बताता है कि अगर मैं बहुत ही इन्फिनिटेसिमल अमाउंट लूँ, चेंज इन इन्फिनिटेसिमल अमाउंट एक्स वाई जेड, मीन्स डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड जो है वो इन्फिनिटेसिमल अमाउंट चेंज है हमारे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में, तो ये हमें बताता है कि टी कितना चेंज होगा अगर हम कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा चेंज कर दें, डी वाई डी जेड। काफ़ी बहुत ही छोटा चेंज को ही इन्फिनिटेसिमल चेंज कहा जाता है, अमाउंट कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिए। ये पार्शियल डेरिवेटिव फिर से मैं लिखती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने?
dt इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई। अच्छा, द मीन टाइम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे आप मुझे ये बताओगे कि मैं दो तरह के डेल्टा यूज़ कर रही हूँ, है ना, ये स्मॉल डी और एक कर्सिव डी, स्मॉल डी तो नहीं कह सकते, कर्सिव डी और एक नॉर्मल वाला डी, और आप हर कॉपी किताब में यही चीज़ देखोगे। तो आप मुझे ये बताओगे कि ये स्मॉल डी और कैपिटल डी में क्या अंतर है। डेल्टा टी बाई डेल्टा जेड डी जेड, ये इक्वेशन मैंने अभी आपको लिखा था, ये पार्शियल थ्योरम कहते हैं इसको, ठीक है। आप मुझे ये बताओगे कि ये और ये या फिर ये जो मैंने लिखा है इसमें और इसमें क्या अंतर है, क्यों ऐसे लिखते हैं। एक को तो मैंने ऐसे कर्सिव वाले डी से डिनोट कर दिया, एक को मैंने नॉर्मल डी से डिनोट किया है। क्या इन दोनों में कोई चेंज है या बस ये लिखने का स्टाइल है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। dx dy, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको और सजा के लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, आप देखते जाएंगे। अगर मैं इसको सजा के लिखना चाहूँ तो ये लिख सकती हूँ, डेल्टा टी बाई डेल एक्स आई। वेक्टर याद रखना, प्रीवियस क्लास में मैंने स्केलर वेक्टर पढ़ाया है आपको, उसको याद रखना होगा आपको। डेल जेड के डॉट ऑफ आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, ये लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में। और मैं इसको डायरेक्ट अगर मैं इसको लिखूं डेल्टा टी डॉट ऑफ डेल्टा एल, तो क्या ये हो सकता है। डेल्टा टी डॉट ऑफ डेल्टा एल अगर मैं लिखूं, इसकी प्रॉब्लम नहीं करती हूँ, डेल्टा एल डी एल, एक मिनट थोड़ा होल्ड करना, तो परेशानी हो रही है। इसको मैं लिखूँ अगर डेल टी डॉट ऑफ डेल एल डी एल लेंथ, और डी आर भी लिख सकते हैं, किसी बुक में आपको डी आर भी देखने को मिलेगा। तो मैंने डी एल लिखा है, आपका मन हो तो आप वेयर डेल्टा टी इज दिस एंड डी एल इज दिस, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और ये जो टर्म है इसको हम कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ टी और ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर, इसको कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियसली वी हैव आई जे के, जो कि ये बताता है कि इसके पास यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर जो है वो क्या दिखाता है, हमें डायरेक्शन दिखाता है। तो अब आपको ये जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ टी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने सिर्फ इसको डिनोट किया। अभी आपको ये नहीं पता व्हाट इज़ दिस, मैंने बस एक सिंबल ले लिया, कि लेट अस कंसीडर दिस टर्म इज रिटन एज डेल्टा टी एंड दिस टर्म इज रिटन एज डी एल, ठीक है। तो ये जो टर्म है इट इज नोन एज, दिस इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ टी, ग्रेडियंट ऑफ टी दैट इज टेम्परेचर, ठीक है। एंड इस इक्वेशन को देखते हुए हमें पता चल रहा है, दिस इक्वेशन, कि हमारा डेल्टा टी इज अ वेक्टर,
डेल्टा टी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये तो हो गया कि मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज ग्रेडियंट, ठीक है। अब मैं आपको इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताती हूँ, बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कुछ भी आप कह सकते हो उसको। तो मैंने ये चीज़ क्यों डिफाइन किया, क्यों मुझे ग्रेडियंट की ज़रूरत पड़ी। तो बेसिकली ग्रेडियंट कि हमारे पास ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला था, हमारे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला है डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल टी बाई डेल एक्स आई प्लस डेल टी बाई डेल वाई जे प्लस डेल टी बाई डेल जेड के। तो इससे हमें क्या क्या दिख रहा है कि डेल्टा टी इज अ वेक्टर, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अब एक चीज और देखो, हमारा जो फाइनल था वो ये था डॉट ऑफ डी एल, और हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख सकते हैं डेल टी मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल कॉस थीटा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू डेल टी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल टी और डी एल magnitude of del t and dl which is maximum because cos theta is equal to 1 for theta is equal to 0 degree, ठीक है। सो इससे मैं ये कंक्लूजन निकालती हूँ, सो ये कंक्लूड किया जा सकता है ग्रेडियंट, सो वी कैन conclude that the gradient is the direction of delta t gives the direction of maximum increase of the function, maximum increase of the function means कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मैक्सिमम इंक्रीज जो है वो आपको ग्रेडियंट बताएगा, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड है डेल्टा टी का, जो मैग्नीट्यूड है वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा स्लोप, दैट इज रेट ऑफ इंक्रीज अलोंग मैक्सिमल डायरेक्शन, ठीक है। तो डेल्टा टी हम लोगों को, चूंकि आप लोगों ने देखा जब आपका जो कॉस है मीन्स जिस डायरेक्शन में आपका चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका डेल्टा टी भी अगर टिल्ट कर रहा है, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसका मतलब है दोनों पैरेलल हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 0 इट मीन्स कि डेल्टा टी इज मैक्सिमम। तो यही आपको बताता है कि डेल टी जो है वो आपको दे रहा है डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ द फंक्शन, कि किस डायरेक्शन में जो फंक्शन आपने लिया, जैसे टी टेम्परेचर लिया था तो वो किस डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है। और अगर हम स्लोप निकालें, जो मैग्नीट्यूड है वो उसके इक्वल होगा, डेल्टा टी के मैग्नीट्यूड के इक्वल आपका स्लोप हो जाएगा, जो हमें बताएगा रेट ऑफ इंक्रीज अलोंग मैक्सिमल डायरेक्शन, मतलब उसी डायरेक्शन में, उसी मैक्सिमम डायरेक्शन में उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है, मतलब किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर डेल्टा टी 0 हो जाता है तो उससे क्या होगा, अगर मेरे पास डेल्टा टी की वैल्यू जो है, इफ़ डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वी हैव एन स्टेशनरी पॉइंट। ये इंडिकेट करेगा कि कोई मैक्सिमम चेंज नहीं है, कोई मिनिमम चेंज नहीं है, ये सिर्फ हमें एक स्टेशनरी पॉइंट दे रहा है कि ये मतलब ये एक फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है।
यानी कि टी का स्टेशनरी पॉइंट मतलब टेम्परेचर इज फिक्स्ड, टेम्परेचर इज फिक्स्ड, कोई इंक्रीजिंग कोई डिक्रीजिंग नहीं हो रहा, एक फिक्स्ड पॉइंट पे इसका ये टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर हमें फिक्स होता है ना। मैंने ग्रेडियंट आपको समझा दिया। अब आप ये देखिए कि एक मैंने जब ग्रेडियंट को डिफाइन किया गया था और इसको डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल टी बाई डेल एक्स आई प्लस डेल टी बाई डेल वाई जे प्लस डेल टी बाई प्लस डेल टी बाई डेल जेड के, जब ये लिया गया था तो मैंने सिर्फ एक रैंडम एक फंक्शन डेल किया था, बट इसको बाद में ना एक्सप्लोर किया गया। तो जब इसको एक्सप्लोर किया गया तो इसे बोला गया डेल्टा ऑपरेटर। इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं और ऑपरेटर डेल कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने डेल को डिफाइन किया, डेल इज इक्वल टू, ये सबसे ज़्यादा क्वांटम मैकेनिक्स में आपको हेल्प करेगा, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। डेल को डिफाइन किया गया इससे, डेल को डिफाइन किया गया इस क्वांटिटी से, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हो, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हो। अगर टी में कॉमन ले लूँ, एक मिनट, अगर टी में यहाँ निकाल के रखूँ और डेल्टा का वो करूँ तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और टी कॉमन हो गया, टी कॉमन हो गया। ठीक, तो टी कॉमन हो गया, तो इस वाले क्वांटिटी को उन्होंने डेल ऑपरेटर की तरफ ये किया। अब अगर ऐसे देखा जाए तो आप ये कह सकते हो डेल इज अ वेक्टर, बट ये नहीं कह सकते जब तक कि ये किसी के ऊपर ऑपरेट ना हो। ये एक इसका अपना कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, जब तक ये ऐसे है इसका अपना कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। बट जैसे ही हम इसके सामने कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दे देते हैं जिस पे ये ऑपरेट करे, टी हो गया, वी हो गया, व्हाटएवर जो भी हम फिजिकल देना चाहें, फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी, तो ये उस पे एक्ट करता है और उसका अपना एक मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर सिर्फ इसको देखिए और टी को ना देखें, हम टी को अगर मैं अभी मिटा दूँ तो इसका कोई अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। पर जैसे ही मैंने यहाँ पे टी लगाया, ये टी पे ऑपरेट हुआ और ये हमें क्या दे दिया, ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, विच इज मैक्सिमम चेंज इन टी अकर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली डेल्टा ऑपरेटर इज a mathematical tool which have no any physical significance, which have no any physical meaning until we provide it with function to act upon it, ठीक है। जब भी डेल्टा का अपना कोई फिजिकल फंक्शन, फिजिकल मीनिंग नहीं है, फिजिकल मीनिंग nil until we provide it a function टू एक्ट अपॉन। जब तक कि हम इसको कोई फंक्शन नहीं देते हैं जिस पे ये ऑपरेट कर सके,
तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा और डेल ऑपरेटर, तो आपको यही कहना है कि इसका अपना कोई वो फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये एक मैथमेटिकल टूल है और इसका अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इंडिविजुअली, बट जैसे ही वो किसी फंक्शन पे ऑपरेट करता है, जैसे ही किसी फंक्शन पे एक्ट करता है, तो इसका अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है और उस टाइम हम इसको मानते हैं कि डेल्टा इज नॉट अ वेक्टर बट इट इज अ वेक्टर ऑपरेटर. It is a vector operator which acts like a vector when it is acted upon any function or physical function. ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं डेल्टा इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, डेल्टा इज अ वेक्टर ऑपरेटर and it acts like a vector whenever a function acted by it. ठीक है, तो ये इसका अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया. ये कभी भी ना एक वेक्टर की तरह मल्टीप्लाई नहीं होगा. ठीक है, इसको हमेशा एक ऑपरेटर, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं. इसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन आता है. अब जैसे डेल्टा टी है ना, तो मैं इसको टी डेल्टा नहीं लिख सकती, ये हमेशा याद रखना. ठीक है, ये हम नॉर्मल जो हमारा अलजेब्रा है उसकी तरह हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. नॉर्मल अलजेब्रा अप्लाइड नहीं होगा. ठीक है, तो हम इसको नॉर्मल अलजेब्रा की तरह नहीं लिख सकते. तो ये जो है इसको हम कभी ऐसे नहीं लिख सकते कि डेल्टा टी इज इक्वल टू इज टी डेल्टा. ठीक है, ये ऑपरेटर है, ये इस पे एक्ट करेगा और ये ऑपरेट करेगा. इसके लिए इंस्ट्रक्शन है. तो इंस्ट्रक्शन ये है कि ये एक वेक्टर ऑपरेटर है और इसका जो अगर ये डेल्टा टी है तो वो हमेशा ऐसे ही एक्ट करेगा, कभी ये एक्ट नहीं करेगा. समझ में आया ना? अब डेल्टा को ऑपरेट कैसे कैसे करा सकते हैं. ठीक है, तो डेल्टा जो है, चूंकि मैंने अभी आपको बताया डेल्टा इज अ वेक्टर ऑपरेटर. तो ये वेक्टर की तरह, ही ऑपरेट होगा. मीन्स अगर स्केलर कोई एक स्केलर फंक्शन है हमारे पास, टेम्परेचर इज अ स्केलर फंक्शन, टी के पास डायरेक्शन नहीं होता, तो वो होगा डायरेक्ट डेल टी विच इज नोन एज ग्रेडियंट, जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया. मैं इसको ग्रेड लिखती हूँ. अगर वो वेक्टर फंक्शन की तरह होगा, अगर किसी वेक्टर फंक्शन पे से वेलोसिटी v, तो अगर वेक्टर फंक्शन पे वो करेगा तो ये कितने दो तरीके से एक्ट करेगा. एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में हम जब लिखेंगे डेल डॉट वी, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, जो अभी हमें पढ़ना है. और अगर क्रॉस प्रोडक्ट की तरह ये ऑपरेट करेगा डेल क्रॉस ऑफ वी, इसको हम कहते हैं कर्ल, जो दोनों को अभी हमें पढ़ना है. ठीक है, समझ में आया? 3 तरीके से वेक्टर ऑपरेट करेगा. नंबर 1 फॉर स्केलर फंक्शन ग्रेडियंट टी, फॉर डॉट फंक्शन डाइवर्जन, एंड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट इट्स कर्ल. तो आपको ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो डेल्टा का आपको याद रखना पड़ेगा व्हाट इज डेल्टा, और ये किसकी 3 तरीके से काम करता है. पहला ग्रेडियंट जो आप पढ़ चुके हो, दूसरा डाइवर्जन और तीसरा कर्ल. डाइवर्जन और कर्ल अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है ना? अभी इसको ये के बाद मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल भेजूंगी, आपको उसको सॉल्व करना है और उसके बाद मुझे सबमिट करना है. जैसे पहले सबमिट करते रहे हो वैसे ही आपको इसको भी सबमिट करते रहना है. और जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इस डेल्टा और इस डी में क्या अंतर है, वो आप मुझे कमेंट में बताओगे.
ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग पढ़ रहे हो और बुक्स सब पढ़ रहे हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं व्हाट इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस तो अभी डाइवर्जेंस में हमने क्या देखा? डाइवर्जेंस इज डाइवर्जेंस है हमारा डेल डॉट ऑफ वी। मीन्स जो वेक्टर ऑपरेटर डेल्टा है वो जब किसी वेक्टर पे ऑपरेट करता है डॉट प्रोडक्ट के द्वारा। ठीक है, मीन्स डेल डॉट ऑफ वी, डेल डॉट ऑफ वी। और इसको हम लिखते हैं, बहुत सिंपल है ये, पूरा लिख दो इसको, डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड डॉट ऑफ, आपने वेक्टर, इसीलिए आपको सबसे पहले मैंने वेक्टर बताया था, वी एक्स आई प्लस वी जेड वी वाई बी वाई जे प्लस वी जेड के। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, आई डॉट आई। अच्छा, मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आपको प्रूफ करना था आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, और वो आप लोगों ने कर लिया होपफुली। तो वी एक्स बाई डी एक्स प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वी जेड बाई डेल्टा के, जेड। ठीक है, डेल डॉट ऑफ वी। अब इस फॉर्मूले को देखिए आप, इससे क्या पता चल रहा है? इससे क्या पता चल रहा है? दिस इज अ स्केलर, मीन्स divergence of any vector function is scalar. Divergence of any vector function is scalar. और ये आपको क्या देता है? ये आपको बताता है, ये इसका अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस हम देखें, डाइवर्जेंस का फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है कि इट गिव्स द स्प्रेड आउट ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, ये हमें बताता है स्प्रेड आउट मतलब फैलना, डाइवर्जेंस डाइवर्ज कर जाना। ठीक है, फैलना। तो बेसिकली ये हमें बताता है कि ये कितना स्प्रेड आउट हुआ, मतलब ये कितना फैला है। अगर कोई एक फंक्शन है और उसका डाइवर्जेंस हम सॉल्व करते हैं और जब हम उसे देखते हैं वो नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब होता है वो कितना कन्वर्ज हुआ। वैसे हम कन्वर्ज यूज़ नहीं करते हैं, पर हम उसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगर मैं लिखूं तो डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि इट इंडिकेट्स हाउ मच वी स्प्रेड आउट। वी इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे वी यूज़ किया है, स्प्रेड आउट्स एंड इट इंडिकेट स्प्रेड आउट। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, लिखा ही नहीं जा रहा। स्प्रेड आउट। ठीक है, और नेगेटिव डाइवर्जेंस मीन्स कन्वर्जेंस। मतलब या तो फैलाव होगा या फिर सिकुड़न होगा। अगर दोनों होगा तभी आपका डाइवर्जेंस कोई ना कोई वैल्यू देगा। अगर आपके पास नहीं हुआ वो चीज़, और अगर आपको डेल डॉट ऑफ वी इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वहाँ पे स्प्रेड आउट नहीं हो रहा है, वो स्प्रेड नहीं हो रहा है। मैं इसको अब आपको फिगर से समझाऊंगी। मैं अभी कुछ फिगर बना रही हूँ और मैं उस फिगर से आपको समझाऊंगी कि डाइवर्जन और कर्ल को हम डाइवर्जन को हम कैसे पहचानेंगे। पहला डायग्राम मैंने बनाया एक बल्ब का। यहाँ एक बल्ब था, बस ऐसे ही बल्ब का एग्जाम्पल लिया है।
ऊपर जगह नहीं बचा है तो मैं ऊपर एरो अब नहीं बनाऊंगी। ये लास्ट एरो है मेरा। इसके बाद का जो एरो होगा वो ऐसा। इसका क्या मतलब है, अब फिगर से ही पता चल रहा है कि ये क्या है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ये फैल रहा है। पहले छोटा सा एरो था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ और वो बड़ा होते गया। तो इसको कहेंगे पॉजिटिव, इसको कहेंगे पॉजिटिव डाइवर्जेंस। इसको कहेंगे पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। एक और डायग्राम हम बनाते हैं, कंसीडर करिए। ये डायग्राम, क्या इसमें अभी आप जब तक मैं डायग्राम बना रही हूँ आप ये बताइए क्या इसमें डाइवर्जन है। मन में सोचो, आंसर तो अभी मैं दे ही दूंगी। सोच लिया? इसमें डाइवर्जन नहीं है क्योंकि आप ये देखो, सेम हाइट सेम हाइट सेम हाइट सेम हाइट सेम हाइट। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो आपको जो एरोज है वो हाइट बेसिकली इंटेंसिटी बेसिकली वो आपको बता रही है कि स्प्रेड हो रहा है कि नहीं ये एरो। पर ये एरो सेम हाइट का है, सेम नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज जीरो डाइवर्जन। ठीक है, इसमें कोई स्प्रेड आउट नहीं हो रहा है, ये कुछ फैल नहीं रहा है, ये बस टाइम के साथ आगे मूव कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम जीरो डाइवर्जेंस कहेंगे। मतलब इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्या है, छोटा से बड़ा हो रहा है यानी कि सिकुड़ रहा है, तो सिकुड़न हो रहा है इसलिए ये नेगेटिव डाइवर्जेंस। जब फैलता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जब सिकुड़ रहा है तो नेगेटिव डाइवर्जेंस। अब आपको पता चला व्हाट इज पॉजिटिव डाइवर्जन, व्हाट इज जीरो डाइवर्जन एंड व्हाट इज नेगेटिव डाइवर्जन। ठीक है, तो आप इसको अपने घर में भी अलग अलग एरो बना के सोच सकते हो कि डाइवर्जेंस क्या है और व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज नेगेटिव, व्हाट इज जीरो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा कर्ल। कर्ल, तो कर्ल से ही आपको नाम से ही पता चल रहा है। खैर, कर्ल का फॉर्मूला क्या है पहले ये देख लेते हैं। कर्ल इज अ क्रॉस डेल्टा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। डेल्टा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन मीन्स जो वेक्टर ऑपरेटर है वो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू आपके किसी भी फिजिकल फंक्शन जो कि वेक्टर है उस पर जब एक्ट करेगा तो उसको हम कर्ल कहेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ अ स्केलर, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर हैज़ नो एनी फिजिकल मीनिंग, क्योंकि वो हो नहीं सकता। डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर में होगा ना, स्केलर में तो होगा नहीं। तो इसीलिए अगर कभी ये कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द डाइवर्जेंस ऑफ अ स्केलर, तो आप कहोगे द डाइवर्जेंस ऑफ ए स्केलर हैज़ नो मीनिंग। ओके, कॉन्फिडेंटली बोलना, डरने की जरूरत नहीं है। इसको फिर हम वेक्टर की तरह सॉल्व करेंगे। आई जे के ये आप सॉल्व करोगे, प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कैसे सॉल्व करना है, तो ये अभी आप अपने कॉपी में सॉल्व करिए और मेरे को बताइए। जब तक मैं लिखती हूँ तब तक तो आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। आप लोग मेरे से फास्ट हैं तो मिला लेना कि सेम आंसर आया कि नहीं। क्या पता मैं ही गलत लिख रही हूँ, तो ऐसे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मैम ने गलत लिखा है या सही लिखा है, तो आप लोगों को मौका भी मिल जाएगा चेक करने का।
है ना। तो आप लोग इसको ज़रूर करिए अपनी कॉपी में। डेल्टा वी एक्स होगा डेल्टा जेड माइनस डेल्टा वी जेड डिवाइडेड डेल्टा एक्स प्लस के डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा एक्स होगा एक्स माइनस डेल्टा वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्ल का फॉर्मूला। इंटरप्रिटेशन, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करें तो कर्ल मतलब कर्व, कर्ल मतलब कितना घुमावदार है वो। तो बेसिकली यही बताता है कि जो हमारा कर्ल है, जो हमारा कर्ल ऑफ एनी फिजिकल फंक्शन, वो हमें ये बताता है कि उसमें कितना ज़्यादा कर्ल है, हाउ मच कर्ल इन द फंक्शन v। मतलब v में यहाँ पे अगर v यूज़ किया मैंने तो ये बताएगा हाउ मच वी कर्ल अराउंड, मतलब v में कितना घुमाव है, कितना घुमावदार है। अब एग्जाम्पल लीजिए, लाइव एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। वॉशिंग मशीन सबने देखा होगा, वॉशिंग मशीन घूमता है, उसके पानी को देखो, जब वो रोटेट करता है तो उसका पानी में वो कर्ल होता है, कर्ल फॉर्म होता है, दैट इज़ कर्ल, घुमाव। ठीक है, नदी में आपने कंकर डाला, कंकर में भी कर्ल होता है। आप एक लकड़ी स्टिक लो बकेट में और या फिर उंगली ही मतलब हाथ डाल के या उंगली डाल के ऐसे ऐसे घुमाओ उसको और उसके बाद निकाल लो, तो आपको पानी कुछ देर तक ऐसे ऐसे घूमते हुए नजर आता है, दैट इज़ कर्ल। ठीक है, ये आपका लाइफ एग्जाम्पल है। तो इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे कि कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इंडिकेट्स, मैं इससे परेशान हूँ, एनी वेक्टर indicate curl of any vector curl of any vector indicate how much the function, या यहाँ आप वेक्टर फंक्शन भी लिख सकते हो, how much the function curls around। ठीक है, तो ये बेसिक है आपका डाइवर्जेंस, व्हाट इज डाइवर्जेंस, व्हाट इज ग्रेडियंट, और कर्ल ऑफ एन डाइवर्जेंट, कर्ल ऑफ अ स्केलर इज ऑल्सो मीनिंगलेस, कर्ल ऑफ ए स्केलर इज ऑल्सो मीनिंगलेस, डाइवर्जेंस ऑफ ए स्केलर इज मीनिंगलेस, कर्ल ऑफ ए स्केलर इज मीनिंगलेस एंड ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर इज मीनिंगलेस। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता, तो इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखना। अब कुछ फॉर्मूला मैं लिखने वाली हूँ, वो फॉर्मूला आप अपने नोटबुक में एज इट इज़ लिख लो, और इस फॉर्मूले का अभी यूज़ नहीं होगा पर लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर यूज़ होगा। फॉर्मूला और EMT में ही यूज़ होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स जिसको हम कहते हैं। अच्छा, अब मैं डेल्टा फंक्शन के ऊपर एरो लगाऊंगी जो इंडिकेट करेगा कि ये एक वेक्टर फंक्शन है, और सॉरी वेक्टर ऑपरेटर है। ठीक है, और जिस पे मैं एरो ना लगाऊं और जो स्मॉल लेटर में लिखा है इसका मतलब वो वेक्टर है, सॉरी स्केलर। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो कि मुझे आपको बताना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ नोट डाउन करवा देती हूँ, उसके बाद देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला है क्या। ये डाइवर्जेंस का फॉर्मूला है, आप देखिए ये डाइवर्जेंस का फॉर्मूला है कि डाइवर्जेंस कैसे ऑपरेट होगा। सारे ही डाइवर्जेंस के जो ऑपरेशन हैं, सारे ही डाइवर्जेंस कैसे कैसे ऑपरेट होंगे कोशिश किया है मैंने वो सारे फॉर्मूले लिखने के।
बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस है। इसके बाद आप ना खुद से भी ये निकाल सकते हो, कर्ल ऑफ ए डाइवर्जेंट फंक्शन क्या होगा। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, नाउ थर्ड नंबर। बहुत मज़ेदार होगा अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करना चाहो तो बहुत मज़ेदार चीज़ में निकल के आएगी आपको। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन बहुत सारा जब आप ये पढ़ लोगे और मैं आपको ट्यूटोरियल भेजूंगी ना, तो ट्यूटोरियल में आपको ये सारे फॉर्मूले यूज़ हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको नोट कर लो, फिर आप बोलोगे कि मैम फॉर्मूला ही नहीं पता था। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बच्चे, इसको नोट कर लीजिए, लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ होगा। हायर स्टडीज़ में जाओगे, जब एमएससी करोगे तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। नेट के लिए प्रिपरेशन या जैम के लिए प्रिपरेशन करोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये। इस फॉर्मूले को याद रखना है। छह फॉर्मूला है टोटल। आज के लिए यहीं मैं ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका वो होगा लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। मैं आपको बताऊंगी लाइन, सरफेस एंड डेल्टा के ऊपर। आप ऑलरेडी डेल्टा को आप समझ जाना कि डेल्टा इज़ ए वेक्टर, आपको पता है डेल्टा इज़ ए वेक्टर फंक्शन। तो मैं अगर डेल्टा के ऊपर एरो नहीं भी लगा रही हूँ तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टूड, ये आपका खुद का ही लॉजिक होना चाहिए कि डेल्टा इज़ ए वेक्टर फंक्शन। तो मैम ने अगर नहीं भी लगाया तो भी इट इज़ ए वेक्टर ऑपरेटर, ठीक है। क्योंकि ऐसे लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। डॉट बी डॉट डेल ए माइनस ए डॉट डेल बी प्लस ए डेल डॉट बी माइनस बी डेल डॉट ए, ठीक है। डॉट है, ये ध्यान रखना, ज़ीरो नहीं है। दिस इज़ डॉट। तो ये 6 फॉर्मूले हैं। ये 6 फॉर्मूले आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लो इसको, और इसको हमेशा नोट रखना, भले आपको याद रहे ना रहे, बट इसको लेके बैठना। जब भी मैं आपको ट्यूटोरियल दूँ इसको लेके बैठना, क्योंकि ये जो है ये आपको यूज़ होगा जब भी ये फॉर्मूला जब भी हम ट्यूटोरियल सॉल्व करेंगे ना इसमें, तो ये होगा हमारा, ठीक है। तो दिस इज़ वेक्टर। तो होप आपको समझ में आया होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको फिज़िकल इंटरप्रिटेशन। ये 3 जो है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हमेशा याद रखना। डाइवर्जेंट क्या देता है? डाइवर्जेंट हमें देता है कि v कितना स्प्रेड आउट हुआ। ग्रेडियंट हमें देता है कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम जो चेंज होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसके बारे में बताता है, मैक्सिमम चेंज ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। और कर्ल हमें ये बताता है कि घुमाव कितना है। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें, अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेल क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट चलती हैं। और वही मैग्नेटिक फील्ड डेल क्रॉस ऑफ बी है सम मीन्स कुछ वैल्यू निकल के आता है। तो इसका एक फार्मूला भी है, मैक्सवेल इक्वेशंस जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, तो मैक्सवेल इक्वेशंस में ये दोनों पढ़ोगे, डेल क्रॉस ऑफ बी, डेल डॉट ऑफ बी, डेल क्रॉस ऑफ ई, डेल डॉट ऑफ ई, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। इवन डेल डॉट ऑफ ई तो यहाँ ही पढ़ोगे आप। तो इनका अपना इंटरप्रिटेशन यही है। अगर वो 0 आ रहा है इसका मतलब उसमें कोई घुमावदार नहीं है, अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ घुमाव है। वैसे ही डाइवर्जेंस अगर 0 आएगा इसका मतलब वो कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, उसका अपना कोई स्प्रेड आउट नहीं है, वो फैलता नहीं है,
और वो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। Thank you and all the best. Thank you.